हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो एस्पिरेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर जनरल नॉलेज और एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है एस्पिरेंट्स, एग्जाम में भी जो है वो इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं और आए भी हैं पिछले साल। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो चार्टर्स एक्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम इसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने चार्टर्स एक्ट होते हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, और क्या उनके मेन पॉइंट है जो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो याद रखना है, जिसके बेसिस पे जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो चीज़ जो है वो आपने अच्छे से याद रखनी है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उन्होंने डिफरेंट तरह के रूल्स, डिफरेंट एक्ट्स, यहाँ पे पॉलिसीज बनाई थी, है ना। वैसे अगर हम बात करें तो उन्होंने अंडर दी टू मेजर हेडिंग्स उन्होंने जो था वो रूल्स किए थे, रूल बनाए थे, एक्ट्स बनाए थे। ठीक है, अगर हम पहली बात करें, पहला था कंपनी रूल। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो द कंपनी रूल है, जो कि आपका 1773 से लेके 1858 तक चला। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 1857 में जो था वो रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम। ठीक है, क्रांति हुई थी। तो वहां पे जो था फिर कंपनी से रूल, जो कंपनी की पावर थी वो कहाँ पे शिफ्ट कर दी, फिर वहां पे चला क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल आपका चला 1858 से लेकर आजादी तक। ठीक है, अब जो ये चार्टर एक्ट आता है वो कंपनी रूल के अंडर ही आता है। ठीक है, यानी कि देखो, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर आपको चार्टर एक्ट समझाने लग पड़ूँ तो आपको भी कुछ ज्यादा मतलब अच्छे से पता नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से जो था ब्रिटिशर ने रूल किया था, कंपनी रूल और क्राउन रूल में। और डिफरेंट एक्ट्स जो थे वो उन्होंने चलाए थे। क्राउन रूल्स में भी डिफरेंट इन्होंने पॉलिसीज एक्ट्स यहाँ पे बनाए थे, कंपनी रूल्स में भी बनाए थे। अगर हम कंपनी रूल की बात करें तो सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वन, फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये दो एक्ट यहाँ पे जो था वो बनाए। उसके बाद और भी यहाँ पे जो था वो एक्ट ऑफ 1786 यहाँ पे था। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 के बाद जो एक्ट आया उसको बोलते हो आप चार्टर एक्ट। ठीक है, तो चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट जो है वो फोर डिफरेंट उसमें है। ठीक है, अगर हम पहला बोले तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, दूसरा आया था 1813 में, थर्ड आया था 1833 में और फोर्थ आया था 1853 में। तो ये चार जो थे वो चार्टर एक्ट आए थे हर 20-20 साल के गैप में। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये सबसे फर्स्ट वाला चार्टर एक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक्ट ऑफ 1786 जो हुआ था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हासिल किया था। बट उससे पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, डिमांड्स रखी थी। ठीक है, कि उनको जो है पावर दी जाए टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। ठीक है, कोई भी स्पेशल केसेस हैं तो वो उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके। और दूसरा कि वो कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। ठीक है, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो ये जो डिमांड्स थी, ये जो बातें थी, ये था एक्ट ऑफ 1786। यानी कि एक्ट ऑफ 1786 में ये दो चीजें जो थी वो रखी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बाद में इसको मान लिया गया और एक्ट ऑफ 1786 जो था वो इसको बोल दिया गया और इस इन दो शर्तों को जो था वो इस एक्ट के थ्रू एग्री कर लिया गया। इसके बाद जो आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 द फर्स्ट वन, पहला चार्टर एक्ट है। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, कुछ रिलेटेड टू दिस है और कुछ इससे अलग हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि जो ये फर्स्ट चार्टर एक्ट था 1793 का, इसमें जो था, जो ये पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि हमें ओवरराइड की पावर चाहिए। ठीक है, हम की डिसीजन को ओवरराइड कर सके, ठीक है, काउंसिल की। तो वो जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि क्या था कि इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर्स। देखिए, अगर आप में से कोई नोट्स बना रहा है तो नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही प्योरली मतलब एकदम आसानी से जो है वो आपको नोट्स यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो आपने इसको पढ़ना है और यहाँ से आपको इजी भी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो चार्टर एक्ट बिल्कुल आपके दिमाग में जो है वो बस जाएगा, ये मेरी गारंटी रही। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत, मैं देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के। क्योंकि जो आपका एचएस का एग्जाम है या फिर आपके कोई और एग्जाम्स हैं,
हिमाचल के, वहां से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहां से हर बार जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। इन रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब और किस तरह से जो है वो आए हैं, ठीक है। तो पहला क्या था इस चार्टर एक्ट के अंदर, जो पहला पॉइंट था कि इसने ये जो ओवरराइडिंग पावर्स थी इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, हर एक फ्यूचर गवर्नर जनरल के लिए, मतलब कि अब कोई भी आगे गवर्नर जनरल आएगा उसके लिए मतलब ये वाली जो पावर्स हैं वो रहेंगी, ठीक है। सेकंड जो आता है, इसमें जो था जो गवर्नर, आपको पता है देखिए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में जनरल थे, ठीक है, और जो बंगाल वाला था उसको गवर्नर जनरल बोल दिया गया था, उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब जो है इसके अलावा मतलब सेकंड पॉइंट में क्या आएगा कि जो गवर्नर जनरल है उसको मोर पावर्स दे दी, ठीक है, और कंट्रोल दे दिया ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, अब देखिए ना बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीन प्रेसिडेंसीज थी, और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मतलब कि अब जो मद्रास और बॉम्बे था वो भी इसी के ही अंडर आएगा। पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट थी, मतलब तीनों अलग अलग थी, लेकिन जब बंगाल को गवर्नर जनरल बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी है, तो जो मद्रास और बॉम्बे है वो भी इसके अंडर जो है वो अब आ गए, मतलब ये सीनियर हो गया और वो दोनों जो है वो इसके एक सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बन गई, ठीक है। और इसी एक्ट के अंदर जो था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर्स दे दी, गेव मोर पावर्स एंड कंट्रोल्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि आपको पता है कि एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। 1793 एक्ट में क्या आ गया कि इसने क्या बोला कि कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं रहेगा गवर्नर जनरल काउंसिल का अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, अगर उसको अपॉइंट ना किया जाए ही वुड नेवर बी द कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या है, कमांडर इन चीफ जो है was not to be a member of the गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, अनलेस ही was so appointed, अगर उसको अपॉइंट ना किया जाए तो वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का, ठीक है। ये जो है 1793 के मेन पॉइंट्स है, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आफ्टर 20 इयर्स, यानी कि 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आता है, और कई बार आता है कि ये वाला चीज बताओ कौन से एक्ट में दी गई थी, तो वो भी पता होना चाहिए, है ना। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, ठीक है, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या था कि इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, इट abolished the trade monopoly। तो इस एक्ट में क्या कर दिया कि जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की इंडिया में उसको अबॉलिश कर दिया, बट जो मोनोपोली थी कंपनी की, ठीक है, क्या है, जो मोनोपोली थी कंपनी की ओवर टी ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है, ये जो है वो कंटिन्यू रही। मतलब क्या है कि ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की थी इंडिया में उसको तो अबॉलिश कर दिया, बट जो ट्रेड टी का ट्रेड था और ट्रेड विद चाइना था वो जो था कंटिन्यू रहा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की, उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है कि अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इसने क्या किया, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको जो था अलाउ किया इंडिया में आने के लिए, ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज
देखो मैं आपको पढ़ाने के लिए तो मैं आपको पीपीटी से पहले का ही लिखा हुआ आपको पढ़ा सकता था, बट उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में चीजें नहीं जाती। अगर मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे मैं लिखूंगा तो वो चीजें आपके दिमाग में भी बैठेंगी। ठीक है, इसलिए मेरा मेन ये है कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, रेदर देन कि मैं पहले से ही आपको एक पीपीटी ले आऊं और फिर मैं आपको जस्ट देख देख के बोलता रहूं। ठीक है, तो वो तो एक गलत चीज हो जाती है, उससे बच्चे को कोई इतना समझ भी नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझा के, एक एक पॉइंट को समझा के बोल रहा हूँ, उसको साथ में लिख रहा हूँ, और होप सो कि आप भी इस चीज को लिखो तो आपका एक प्रॉपर जो है वो चार्टर एक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ठीक है, इसमें क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया टू कम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में आने के लिए, क्यों आने के लिए, इसका भी कुछ पर्पस होगा। तो पर्पस क्या था, फॉर एनलाइटिंग द पीपल, पीपल्स को बताना, क्रिश्चियन उसके बारे में बताना, क्रिश्चियनिटीज के बारे में, मतलब अपना धर्म फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को मतलब इंडिया में बढ़ावा देने के लिए जो था, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, जिसकी आज हम बात करें कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न वाला है, तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी इसी एक्ट के अंडर आया था। अगर आपको गालियां देनी है तो 1813 के एक्ट को दो। ठीक है, कि हमारे जो पहले वाला सिस्टम था पढ़ाई का, जो बच्चे गुरुकुल में जाते थे वो करते थे, उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन को जो था वो अलाउ कर दिया, उसको स्प्रेड कर दिया इंडियन टेरिटरी, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, साथ में क्या है कि इसी एक्ट के अंडर क्या था, ये ऑथराइज करता था लोकल गवर्नमेंट को, क्या करता था, लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता था, ठीक है, इंडिया में, कि आप लोगों से जो वो टैक्स को वसूलो। डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो टैक्स होते थे वो आप लो लोगों से, अगर लोग नहीं देते हैं तो आप उनको पनिश भी कर सकते हैं। मतलब कि जो इसके छोटे छोटे गवर्नमेंट, जैसे होता है ना कि बड़ी गवर्नमेंट है उसके अंदर छोटे छोटे चीजें, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में गवर्नमेंट, जैसे आज आप उसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे पंचायत बोलते हो, उस टाइम भी लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, है ना। तो वो क्या करता था कि ये एक्ट उन लोकल गवर्नमेंट्स को अलाउ करता था, परमिशन देता था कि आप लोगों से टैक्स वसूलो। अगर टैक्स नहीं देते हैं तो आप जो है उन पे मतलब पनिशमेंट भी कर सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो। अब जो है वो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड चार्टर एक्ट का, उसके ऊपर। थर्ड चार्टर एक्ट जो है वो है 1833 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्ट है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल था, या ये बोल सकते हो कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पूरे सेंटर में, पूरे इंडिया में जो था ब्रिटिशर्स का दबदबा होना। ठीक है, उसका कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, कि एक ही बंदे के पास, एक अथॉरिटी के पास पूरे जगह का, पूरे भारत का जो है वो कंट्रोल है। वो सेंट्रलाइजेशन जो था वो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, यानी कि आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में जो था कब्जा कर लिया था। तो वो हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। हुआ क्या, कैसे हुआ, कि जैसे कि आपने देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, यानी कि जो जनरल्स हुआ करते थे तीन डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के, उसमें से जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वैसे ही इस एक्ट में, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसको नई पोजीशन दे दी, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सारी जो पावर्स थी, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, वो सारी किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब इसके पास सिर्फ तीन प्रेसिडेंसीज का ही नहीं, पूरे इंडिया का जो है वो गवर्नर जनरल बन चुका था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। क्लियर। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें, कि जो आप बोल सकते हो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको जो था वो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेचर पावर जो थी वो दे दी थी फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि पूरे इंडिया की जो लेजिस्लेचर पावर्स थी वो उसको जो थी वो दे दी थी। ठीक है, किसको दे दी थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहले ये पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, बट वो सिर्फ प्रेसिडेंसीज की थी। बट अब इसके पास एंटायर ब्रिटिश इंडिया, जहां पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वहां पे जो थी पावर्स, लेजिस्लेशन पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है, कि ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो कि एज अ कमर्शियल बॉडी थी, उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो था वो बना दिया था। मतलब कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी जो कमर्शियल बॉडी थी, उसकी कमर्शियल पावर जो थी, उसको खत्म कर दिया गया, उसकी एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया और उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो था वो बना दिया गया, ठीक है, एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। यानी कि पहले कमर्शियल बॉडी थी, उसके बाद क्या किया, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो था वो बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ठीक है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसके अंडर जो था वो अटेम्प्ट किया गया कि हम जो है एक सिस्टम बनाएंगे ओपन कंपटीशन, जो आप सिविल सर्विसेज को सिलेक्शन करोगे, यानी कि सिविल सर्वेंट्स की जो सिलेक्शन होगी, ठीक है, उसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, एक कंपटीशन रखेंगे जिसमें हम सिविल सर्वेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बट हुआ क्या कि ऑपोजिशन की, उससे मतलब इसको अपोज किया गया, इसकी ऑपोजिशन करी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया और फिर उसको जो था इस चीज को दबा दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया, ठीक है, फिर ये चीज नहीं हुई, ठीक है। मतलब क्या, देखो ये चीज जो, ये जो पॉइंट है वो दोनों में रिलेट करता है, यानी कि 33 और 53 वाले एक्ट में जो रिलेट करेगा। तो 33 में क्या था कि सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था कि इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक ऐसे सिस्टम को जो कि कंपटीशन करवाएगा फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपोजिशन से इसको खत्म कर दिया गया, इसको निगेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। अब आता है जो लास्ट आपका चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या बोलता है, इसका मेन जो पॉइंट है, वो क्या मेन पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का, इसके अंदर जो था, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, और अदर 6 न्यू मेंबर्स को जो था वो रिक्रूट किया गया, या आप बोल सकते हो कि उनको ऐड किया गया, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स हैं, ठीक है, उस काउंसिल में जो 6 नए मेंबर को ऐड किया गया, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि इसके कहने का मतलब क्या है कि इसने जो था एक एस्टेब्लिश कर दिया, क्या एस्टेब्लिश कर दिया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसने क्या किया, एस्टेब्लिश कर दिया एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसको आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि इस एक्ट के अंडर क्या एस्टेब्लिश कर दिया, अलग से लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको आप बाद में क्या बोलते हो, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा एक्ट है जहां पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया था, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने 1833 में भी बताया था कि वहां पे अटेम्प्ट किया गया था टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्वेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन 1853 में क्या था कि ओपन कंपटीशन कर दिया, ठीक है, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम बना दिया, ठीक है, फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। बाद में जो था, मतलब इसी के मतलब देखो सिलेक्शन की एक प्रोसीजर, उस सिस्टम बनाया ना, अब उस सिस्टम में क्या था कि मैकलॉय कमेटी थी, ठीक है, मैकलॉय कमेटी को जो था वो अपॉइंट किया गया, आप लिख सकते हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकलॉय कमेटी। अब मैकलॉय कमेटी को आप जो है वो इंडियन सिविल सर्विस कमेटी भी बोलते हैं, यानी कि कमेटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया 1854 में, 1854 में। मतलब क्या है कि एक तो ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करा, उस ओपन कंपटीशन को देखने के लिए एक इंडियन सिविल सर्विस कमेटी बनाई, जिसको आप बोलते हो मैकलॉय कमेटी, और कब बनाई है, 1854 में। तो ये भी इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर आता है, ठीक है। साथ में आप बोल सकते हो नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है,
कि जो कंपनी रूल था, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, यानी कि इट एक्सटेंड द कंपनी रूल। हालांकि इनको भी नहीं पता था कि 1857 में जो वो विद्रोह छिड़ जाएगा, ठीक है, बट पहले इन्होंने क्या किया, कंपनी रूल को बढ़ा दिया, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स आपके इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। बाकी आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि इसमें इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया था रिप्रेजेंटेशन जो थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें से कि 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स रखे थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, और 6 में से 4 मेंबर जो थे वो अपॉइंट किए गए थे लोकल प्रोविजनल ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आप जो वो याद रख सकते हो। क्या बोला मैंने, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि इसने पहली बार क्या किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करी इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप ये बोल सकते हो लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे ऐड करी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करी। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि पहले जैसे 6 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से लोकल रिप्रेजेंटेशन ऐड करी। मतलब क्या है कि 4 मेंबर्स लिए, 4 जो लोकल मेंबर्स लिए, लोकल प्रोविंस से लिए, कहाँ से लिए, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। तो ये 4 भी याद रखने आपने, ठीक है, मद्रास, आगरा, बॉम्बे एंड बंगाल, 4 बंदे यहाँ से लिए, तो आप बोल सकते हो कि इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल द चार्टर एक्ट, ठीक है, जितने भी 4 चार्टर एक्ट आए थे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से आपका जो है वो क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। एक बार ये भी आया था कि कौन सी कमेटी जो थी बनाई गई थी सिविल सर्वेंट सिलेक्शन के लिए, तो वो आपने याद रखना, मैक्लोई कमेटी कब अपॉइंट की थी, 1854 में। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। समझ आया है तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, सो दैट कि मैं आपको आने वाले टाइम में भी अच्छे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में आपके साथ यहाँ पे कंसेप्ट के साथ जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।